दीदी, तुम्हें मालूम है ना कि कुछ ही दिनों में मम्मी पापा दोनों रिटायर होने वाले हैं। वे इतने सारे लोन के पैसे कहाँ से देंगे? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वे बैंक से तुम्हारे और स्वाति के लिए जो लोन लिए थे वो कितनी महंगी पड़ी तुम्हें पता भी है। और अब तुम कह रही हो कि तुम नौकरी नहीं करके अपने पति के पैसों पर ऐश करोगी। राहुल अभी तक राधिका को समझाते जा रहा था। देख राहुल, मुझे तो केवल विदेश जाकर पढ़ना था, सो मैंने वकालत तो पढ़ ली, पर मैं अब प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ। लोन के जो पैसे हैं वो बाबूजी के पेंशन से हर महीने के किस्त जाती रहेगी, इसमें हर्ज ही क्या है? राधिका अपनी दलील पेश करते हुए बोली। राधिका और स्वाति दोनों ही 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने बाबूजी दीनदयाल जी से जिद करने लगी थी कि उन्हें वकालत पढ़ने के लिए विदेश जाना है, क्योंकि उसकी सहेली मेघना के पापा ने उसे विदेश भेजने का निर्णय लिया है, तो इसलिए उसे भी विदेश जाकर ही पढ़ना है। दिन रात इसी की जिद लगाए हुए राधिका को समझाते हुए दीनदयाल जी कहते हैं, देख बेटी, मेघना के पापा ठहरे शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और मैं एक सामान्य बैंक का क्लर्क। मेरी तनख्वाह उतनी नहीं है कि मैं तेरे और स्वाति के विदेश जाने का खर्चा उठा सकूं। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप किसी भी तरह अभी हमें विदेश भेजने का प्रबंध कीजिए। मैं वहाँ से आकर अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगी। उसके बाद आपको बुढ़ापे में किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपका लोन भी चुका दूँगी और आपको आपके मकान बनाने में भी पूरी तरह से सहायता करूँगी। राधिका की बातों से आश्वस्त होकर दीनदयाल जी अपने बैंक से लोन लेकर दोनों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। यही सब सोचता हुआ राहुल फिर से चिल्ला उठा, तुम लोगों के चक्कर में बेचारे मकान तक नहीं बनवा सके। विदेश की पढ़ाई उन्हें कितनी महंगी पड़ी पता है? भाई, तू तो लड़का है, अभी यहाँ पर एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। नौकरी लगते ही तू धड़ाधड़ पैसे कमाने लगेगा। थोड़ा ओवर टाइम भी कर लेना हमारे लिए, लोन चुकाने में बाबूजी की मदद हो जाएगी। मेरी तो अभी शादी हो गई है, अब मुझे गृहस्थी संभालने दे, लाइफ एंजॉय करनी है मुझे। राधिका अपने लंबे नाखूनों में लगी ताज़ा नेल पॉलिश सुखाने लगी। ये तुम बाबूजी के साथ बहुत गलत कर रही हो दीदी। पहले तो तुम विदेश की महंगी प्रोफेशनल पढ़ाई पर उन्हें खर्च करवाया, फिर 5 सितारा होटल में उनसे शादी करने के लिए कहा। दहेज न देने पर भी उनका जितना खर्च हुआ है वो कम नहीं है। अब तुम काम करने से मना कर रही हो तो यह लोन कैसे अदा होगा, कभी सोचा है? माना स्वाति दीदी, और मेरा लोन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पर अपना लोन तो तुम अपनी जिम्मेदारी से चुका ही सकती हो। यह लोन जो तुम्हारे नाम पर लिया गया है, इसे पहले तुम चुका दो, उसके बाद तुम जो मर्जी है करना। अगर तुम्हें काम नहीं करना था तो तुम प्रोफेशनल पढ़ाई क्यों की? बाबूजी के इतने पैसे बर्बाद क्यों करवाए जब तुम्हें केवल एक गृहिणी ही बनना था? हाँ मेरा भाई, तू तो है ना काम करने के लिए, तू ही संभाल लेना। तुम काम नहीं करोगी तो कुछ दिनों में ही प्यार हवा हो जाएगा राकेश का। तमीज से बात कर, राकेश तेरे जीजू है। तुम्हारी वजह से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, जबकि मैं बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था। घर की स्थिति देखकर अपना इरादा ही बदल लिया। न करते करते भी इतना खर्च करवा डाला। कर्ज में डूब गए हैं मम्मी पापा, शर्म नहीं आती तुम्हें? कब जिएंगे वे अपने लिए, कभी सोचा है? तू है ना उनका बेटा, करना सेवा सारी उम्र लायक बेटा बनकर। वाह, बाकी हर चीज में बराबरी, पर जिम्मेदारी में नहीं। तुम्हारी जैसी बेटी तो अपने बाप को भी दहेज में गिरवी रख देती अगर जीजू ने दहेज लिया होता। छोड़ो राधिका दीदी, तुम क्या समझोगी, जाओ खुश रहो। राहुल बाकी का सारा उफान पी गया। इधर दीनदयाल जी बैंक के लोन को किसी तरह किराए के मकान में रहकर चुकाते रहे और उधर राधिका अपने पति राकेश के साथ लाइफ को एंजॉय करती रही, क्योंकि राधिका ने नौकरी करने और लोन को चुकाने से मना कर दिया था। उसी के देखा देखी अब स्वाति ने भी बैंक के लोन को न चुकाना ही ठीक समझा। वो तो पहले ही विदेश में एक लड़के से शादी कर ली थी और यहाँ आकर जब माँ बाबूजी की आशीर्वाद लेने आई तो उन्होंने उसे बिना पूछकर शादी करने के लिए उसके मुंह तक देखना नहीं चाहा।
धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। दीनदयाल जी के पैतृक संपत्ति अभी कोर्ट केस में ही फंसी थी। तारीख पे तारीख जज साहब दिए जा रहे थे और इधर रिटायरमेंट के दिन भी नज़दीक आ गए थे। दीनदयाल जी किराए के मकान में रहकर अपने आप को ही अब कोसने लगे कि उनकी ही गलती से आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं। नहीं तो यदि उस लोन के पैसे से वे बेटी को विदेश पढ़ने के लिए न भेजकर यहाँ पर अपना मकान बनवा लेते तो आज उन्हें यह नतीजा न देखना पड़ता। उधर राधिका के ससुराल में भी नौकरी न करने की वजह से उसके सास अब ताने कसने लगे। हमने तो अपने बेटे की शादी तुझसे इसलिए करवाया था ताकि तू बाहर नौकरी करके अपनी सैलरी मेरे हाथों सौंप सके, पर ये क्या बहू, यहाँ आते ही तुम तो महारानी की तरह हमारे सिर पर बैठ गई हो। बहू, तुमसे न घर का काम संभाला जाता है न बाहर का। देखती हूँ राकेश भी कितने दिन तुम्हारी आरती उतारता है। बनाई हुई सास दमयंती जी महीने बाद ही अपने असली रूप में आ गई थी। राकेश जब अपने दोस्तों की प्रोफेशनल वर्किंग पत्नियों को देखता तो राधिका को लेकर अपमानित सा महसूस करता। रोज रोज दोस्तों की महंगी पार्टियों से उसे हाथ खींचना पड़ता। राधिका को न ढंग का कुछ पकाना आता न कुछ सलीके से करने सीखने में ही दिलचस्पी लेती। सजने संवरने में वक्त बर्बाद करती, जिससे राकेश भी अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा। कुछ महीने बाद दीनदयाल जी की झोली में 2 करोड़ की संपत्ति आ गिरी। पैतृक संपत्ति का केस जो कोर्ट में चल रहा था वो दीनदयाल जी ने जीत लिया। यह खबर सुनते ही उनकी दोनों बेटियां दौड़ते भागते मायके आ पहुंची। बाबूजी, आपकी तो अब उम्र हो चली है, इस वृद्धावस्था में आप इतने पैसों का क्या करेंगे? आप ये प्रॉपर्टी और पैसा हम भाई बहनों में बांट दीजिए, इसके बाद से हम आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे। राधिका और स्वाति के स्वर लगभग एक जैसे ही थे। दीनदयाल जी का गुस्सा अब फूट पड़ा। प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम्हें अपने बाबूजी की याद कैसे आ गई बेटी? जब लोन की किस्तों को चुकाने की बारी आई थी तब तुम कहाँ चली गई थी? तब तुम्हें अपने वृद्ध बाबूजी की याद नहीं आई? तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि बाबूजी के सिर पर जो 2 बेटियों के एजुकेशन लोन है वे कैसे चुका पाएंगे? और अब जब पैसे और प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है तब तुम यहाँ आकर हमारी जिम्मेदारी लेने की बात कह रही हो। मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास करूं बेटी? तुम्हें अपना हक चाहिए था तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी। विदेश से लौटकर तू अगर नौकरी नहीं भी करना चाहती थी तो कम से कम अपना एजुकेशन लोन किसी भी तरह तू चुका देती, वही मेरे लिए काफ़ी था। तूने तो मुझसे वादा किया था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर नौकरी करेगी और लोन भी चुका देगी, पर तू ऐसा नहीं की और मुझे इस उम्र में भी ओवर टाइम करके तेरे लोन की रकम चुकानी पड़ी। और अब जब हमारे अच्छे दिन लौट कर आ रहे हैं तो अब तू हमारी जिम्मेदारी लेने की बात कह रही है। यह सब दिखावा अब नहीं चलेगा बेटी। तू अपने भाई को ही देख, वो बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, पर चूंकि 2 बेटियों का लोन मेरे सिर पर था इसलिए उसने मुझे यह बात कभी नहीं बताई और एक साधारण कॉलेज में दाखिला लेकर ही पढ़ने लगा। पढ़ाई के साथ साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च निकालने लगा। क्या तू यहाँ पर रहकर यह सब नहीं कर सकती थी? क्या भारत में अच्छे कॉलेज नहीं है जो तुझे विदेश जाना पड़ा? अगर विदेश चली भी गई तो अपने वादे से तो क्यों मुकर गई? मैं अब अपने प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से में से एक भी फूटी कौड़ी तुम दोनों को नहीं दूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। संपत्ति का हक मांगने से पहले तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी बेटे राहुल ने अकेले उठाई है। बाबूजी की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। राधिका और स्वाति दोनों ही सिर झुकाकर बाबूजी की बातें सुनती जा रही थी। उनके पास बोलने का कुछ था नहीं। उन्होंने जैसा कर्म किया था, जिस तरह से माँ बाबूजी से किया गया वादा नहीं निभाया, उसी तरह बाबूजी ने भी उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करना ही उचित समझा। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।